तो बेसिकली एनिमल्स जो प्लांट्स है बच्चों वो फूड स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जो एनिमल्स हैं वो फूड स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन होता है प्यारे बच्चों वो स्टोर्ड फूड होता है एनिमल्स के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन आते हैं। अब बच्चों ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, तो आपको ध्यान देना इसमें फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। व्हाट इज द रोल ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या रोल होता है? ये स्टार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्योंकि आमतौर पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस से बेस्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी करवाए जाते हैं और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी पूछ लिए जाते हैं। सो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या रोल होता है? अब बच्चों के कॉमेंट्स आए हैं, क्या बात है, नो साउंड नो साउंड नो साउंड। चलिए फाइन, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या रोल होता है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए, आप मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, बच्चों की जोरदार आवाजें आ रही हैं, कमेंट सेक्शन भर चुका है, तो फटाफट से बताइए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या रोल होता है। मैं बताता हूं सबसे पहले कि जो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता है। तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी चार रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इनमें से एक भी चीज अगर गायब हो जाएगी प्यारे बच्चों तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस नहीं होगा। तो आप जो अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से अपन ये प्रूव कर पाएंगे कि दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर दी फोटोसिंथेसिस। यस सर, आंसर भी इसी तरीके से आने चाहिए प्यारे बच्चों। जैसे कमेंट सेक्शन बढ़ता जाएगा वैसा ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अपन लेके आएंगे। तो इसी मोटिवेशन के लिए एक बार बच्चों तालियां बजा दी जाए फटाफट से। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन 4, एंट्री ऑफ विच सब्सटेंस इन द गार्ड सेल ओपन्स द स्टोमा। तो बच्चों यहाँ पर स्टोमा का मतलब होता है स्टोमेटा, ठीक है। कई बार बच्चे समझ नहीं आते स्टोमा का मतलब क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल वाली बात है। स्टोमा का सिंपल सा मतलब यहाँ पर स्टोमेटा की बात हो रही है, ठीक है। और स्पेसिफिक बता दो स्टोमेटल पोर की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए ठीक है, रंजीत कुमार यहाँ पर आ गए हैं, अर्श अंसारी, रंजीत, अर्श, प्रसून, ठीक है। तो 3 बच्चे मुझे दिख गए हैं, ठीक है। हेलो, राहुल सिंह भी आ गया है, ठीक है। युक्तिका जी भी आ गई हैं, नॉलेज की दुकान भी आ गया। तो कई सारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं और राहुल सिंह ने सबसे पहला आंसर दे दिया अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सीलेंट, अब मजा सा आने लगा है बच्चों। जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा मजा सा नहीं आएगा कुछ। तो अब बच्चे जो हैं अपने कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं और ये रुकनी नहीं चाहिए। चलिए, तो बेसिकली कौन सी चीज गार्ड सेल में एंटर मारती है जिससे कि स्टोमेटा है ओपन हो जाता है? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर वाटर की अपन बात कर रहे हैं। जब वाटर गार्ड सेल में जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? थोड़े से टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड का मतलब फूल जाएंगे, जिनकी वजह से क्या होता है? स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जैसे ही वाटर जब स्टोमेटा में से निकलता है तो जो आपका स्टोमेटा के जो गार्ड सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब लूज हो जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो जो स्टोमेटा का जो रेगुलेशन है खुलने का बंद होने का वो कौन कंट्रोल करता है प्यारे बच्चों? वो वाटर कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे जिन बच्चों ने मुझसे क्लास 8 9 में पढ़ रखा है तो उनका इसका आंसर पता होगा, जिनको नहीं पता था उन्होंने आज समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों। इन रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज, पायरुविक एसिड क्या होता है? देखिए अपन जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर अपने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो जो टॉपिक है प्यारे बच्चों रेस्पिरेशन से, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पायरुविक एसिड के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, फॉर्म ओनली व्हेन द सेल इज विद माइटोकॉन्ड्रिया, formed only when oxygen is available, formed only when cell is performing aerobic respiration, या commonly formed as intermediate product। तो 2 शब्द यहाँ पर ध्यान रखने लायक हैं, एक तो हो गया commonly formed, दूसरा हो गया intermediate product of aerobic and anaerobic respiration। तो यही इसका आंसर है बच्चों, जो आपका पायरुविक एसिड होता है। तो सरिता सिंह भी आ गई हैं और यहाँ पर पलक शर्मा भी आ गए। तो प्यारे बच्चों का वेलकम है। यहाँ पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पढ़ाई का मजा जो है वो और भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी बच्चों की, जो पायरुविक एसिड होता है चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों ही केस के अंदर बच्चों ये जो है पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। उसके बाद डिपेंड करता है यार कि ऑक्सीजन अवेलेबल है
या लैक ऑफ ऑक्सीजन है या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, उन 3 डिफरेंट केसेस में अलग अलग जो है प्रोडक्ट अपन को मिलते हैं। लेकिन जो कॉमन चीज निकल के आती है प्यारे बच्चों तीनों केसेस के अंदर, वो होती है आपकी एनर्जी। क्योंकि रेस्पिरेशन का जो मेन मुद्दा होता है, मेन प्रोडक्ट होता है, वो निकल के आता है एटीपी। एटीपी क्या होता है बच्चों? एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि अपनी बॉडी में या फिर एनिमल्स की बॉडी में जो भी एनर्जी चलती है वो एटीपी के फॉर्म में ही चलती है और यूटिलाइज होती है। तो जो भी रेस्पिरेशन हो, चाहे एरोबिक हो, चाहे एनारोबिक हो, चाहे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, चाहे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उन सभी केसेस के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो है एटीपी फॉर्म होता है और यही रेस्पिरेशन का मेन मोटिव होता है। तो बेसिकली जो पायरुविक एसिड होता है वो कॉमनली फॉर्म्ड होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। चलिए, तो बच्चे अब आंसर देने लगे हैं। ठीक है, सरिता ने बिल्कुल आंसर दिया डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर। अब बच्चे धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, तो क्यों ना इसका आंसर अब बच्चों के द्वारा ही निकाला जाए। तो बच्चों इसका आंसर अब मुझे ऐसा लग रहा है सरिता जी देंगी। तो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर, भाई शुगर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आमतौर पे बच्चों ने जिन्होंने सिंपल एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी वो भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं कुछ चंद सेकंड्स का टाइम में लूंगा, ठीक है, मैं होल्ड करूंगा, देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर जो है वो अच्छे से दे पा रहा है। एडीपी प्लस फॉस्फेट, सही बोल रहा है, नॉलेज की दुकान बेटा। एटीपी एडीपी प्लस फॉस्फेट होता है, क्योंकि जब बॉन्ड, देखिए ये बात बहुत सिंपल सी है, केमिस्ट्री में भी अपन पढ़ते हैं, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी स्टोर होती है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। क्योंकि एटीपी टूटेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पर जो पीआई लिखा हुआ है वो होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वही अपन लोग यूज करते हैं टू कैरी आउट अवर डे टू डे एक्टिविटीज। मुझे इसका आंसर बताइए। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर, जल्दी से। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई के अंदर रेस्पिरेशन चलता है। क्या शुगर बनेगी? अरे भाई फोटोसिंथेसिस थोड़ा चल रहा है जो शुगर बनेगी। वाटर एंड एनर्जी, ठीक है, समझ में आ रही। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी समझ में आ रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, तो सारी सिचुएशन जो है यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पर रंजीत ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया, ऑप्शन सी। सरिता सिंह इस बार जो है बच्चों सही आंसर नहीं दे पाई, बहुत क्लोज थी आप, पर इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी जो बनती है वो बनती है एटीपी की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ही निकलती है। लेकिन एक एडिशनल चीज यहाँ पर वाटर है, जो कई बच्चों को नहीं पता, तो अब से लर्न कर लेना कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर प्यारे बच्चों वाटर भी निकलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस दोस्त को बार बार बुलाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा इजी बार तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट अपन को रहती है। एंजाइम्स टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन। पहले मुझे ये बताओ ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान चलती है, और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो किस में होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सीमा अग्रवाल भी आई हैं। हेलो बच्चा लोग, बहुत सारे नए बच्चे अपने साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, व्यूअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑल राइट, ट्राइकस्पिड वेल्व इज फाउंड बिटवीन। बच्चों देखो, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के बीच में बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने एक ट्रिक बना रखी है लर्न करने की। दो बच्चे होते हैं, एक तो होता है अच्छा बच्चा और एक होता है गंदा बच्चा, ठीक है। एक तो हो गया अच्छा बच्चा, दूसरा हो गया गंदा बच्चा। अच्छा बच्चा हमेशा सही बात करता है, तो ये हो जाएगा राइट साइड, और जो गंदा बच्चा होता है वो हो गया लेफ्ट साइड, क्योंकि सही बात नहीं करता है तो राइट का उल्टा क्या होता है? लेफ्ट। अब जो अच्छा बच्चा होता है वो सारी किताबें पढ़ता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम किताबें अपने पास रहता है। तो अच्छे बच्चे के पास 3 कस्प होंगे, 3 किताबें होंगी, तो ट्राइकस्पिड वेल्व। ये लर्न करने का तरीका है।
और जो बच्चा गंदा होगा, वैसे तो कोई भी बच्चा गंदा नहीं होता, सब भगवान के रूप होते हैं, बस लर्न करने की एक टेक्निक है। तो जो गंदा बच्चा होता है वो अपने पास मिनिमम से मिनिमम किताबें रखेगा, जो कि होगी 2। तो यहाँ पे हो जाएगा बाइकस्पिड वेल्व। तो इसका मतलब बच्चों अपन किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हार्ट के बारे में। जो अपना टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, जो कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें हार्ट का अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और हार्ट को अपन हायर लेवल पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो बच्चों जो राइट साइड होती है उसके अंदर आपको ट्राइकस्पिड वेल्व देखने को मिलते हैं, और लेफ्ट साइड के अंदर आपको बाइकस्पिड वेल्व देखने को मिलते हैं। सो ट्राइकस्पिड वेल्व इज फाउंड बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। देखिए बच्चों, जो भी ह्यूमन का हार्ट होता है, फिर अपन किसी भी हार्ट की जब बात करते हैं जिसमें चैम्बर्स होते हैं, तो अपर चैम्बर्स को अपन बोलते हैं ऑरिकल। अपर चैम्बर्स तो हो जाते हैं ऑरिकल्स, और जो लोअर चैम्बर हो जाते हैं वो हो जाते हैं वेंट्रिकल। तो जो बच्चों ह्यूमन हार्ट होता है उसमें आपको 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। अपर 2 चैम्बर को बोलते हैं ऑरिकल, और लोअर 2 चैम्बर्स को बोला जाता है वेंट्रिकल। तो जो हार्ट की राइट साइड होती है, यानी कि जो कि अच्छा बच्चा है, उसमें आपको ट्राइकस्पिड वेल्व देखने को मिलता है, जो कि लेफ्ट साइड उसमें आपको बाइकस्पिड वेल्व देखने को मिलते हैं। तो अच्छा बच्चा और गंदा बच्चा वाले कॉन्सेप्ट से आप पूरे हार्ट का जो डबल सर्कुलेशन है उसको ईजिली याद रख सकते हैं। और कभी भी कोई भी आपको नींद से जगह भी पूछ लिया कि भाई हार्ट में डबल सर्कुलेशन कैसे चलता है ह्यूमन के, तो आप उसको इजीली बता सकते हो, अगर आपको अच्छा बच्चा और गंदा बच्चा वाला कॉन्सेप्ट लर्न है। चलिए अब बच्चों अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे बोले कि इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। बच्चों कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट गिवन नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन इनडायरेक्ट, देखिए आजकल क्या हो रहा है बच्चों, हमारे टाइम की मैं बात करता हूँ, हमारे टाइम क्या हुआ करता था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे, भाई डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन आजकल का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे जैसे बच्चे एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन पेपर भी एडवांस होता जा रहा है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ना आके घुमा के लैंग्वेज चेंज करके इनडायरेक्ट वे में पूछ दिए जाते हैं। तो जो सरिता सिंह, उनका एक सवाल है कि यार इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। लेकिन प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ों को अपन लैंग्वेज से ही निकालते हैं। तो जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ये आपके सिलेबस में से ही है, लेकिन क्या लैंग्वेज ट्विस्ट करके मैंने क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमा दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना यहाँ पर पड़ेगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं अदर देन, देखिए अब अपन को ये पढ़ाया जाता है कि यार आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है, और जो आपकी वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन डेफिनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, मैं आपको बता दूं इनकी डेफिनेशन क्या प्रॉपर होती है। आमतौर पे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि आर्टरीज की डेफिनेशन क्या होती है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन्स होते हैं वो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो डेफिनेशन है प्यारे बच्चों पार्शियली करेक्ट है। तो पूरी डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर कि जो आर्टरीज होती हैं, इसको ध्यान से सुनना, देख कभी जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इसके बाद। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है, और जो वेन्स होती हैं दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट, ठीक है। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट लर्न कर ली तो आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा यार ऑक्सीजनेट किस में होता है, डीऑक्सीजनेट किस में होता है। ये सब जो झंझट है ना, जो गणित है, पूरी इसको आप ठीक कर दो। भाई आर्टरी क्या करती है, ब्लड को दिल से दूर लेके जाते हैं, और वेन्स ब्लड को दिल के पास लेके आती हैं। वैसे दिल के पास और दिल के दूर जाने का सीजन जो है वो आने वाला है, फरवरी जो है वो लगने वाली है। तो बच्चे सारे एक्साइटेड हैं, ठीक है। तो अब जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती है, ब्लड को जो है दिल से दूर लेके जाती है, और जो वेन्स होती है ब्लड को दिल के पास लेके आती हैं, ठीक है। दिल की बातें भी अपन छोड़ते हैं। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी, देखिए जहाँ पे भी वर्ड पल्मोनरी आ जाता है मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए आर्टरीज, वैसे तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाती हैं, लेकिन जब वर्ड पल्मोनरी जुड़ जाता है इट मीन्स वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। अगर वेन की अपन यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, तो वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन जहाँ पे पल्मोनरी लग जाएगा वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मेरी आशा है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे ना। इन वेन्स वेल्स आर प्रेजेंट टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग एट। तो ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और कई बच्चे बोलेंगे सर ये भी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। हालांकि स्टेटमेंट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेबस के अंदर ही है। तो इन वेन्स वेल्स आर प्रेजेंट टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग एट, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। बच्चे बोल रहे हैं बी, जल्दी, बहुत इजी है। देखिए कोई चीज पीछे कब जाती है, जब उसमें ताकत नहीं होती है। सिंपल सी बात है, जब जान नहीं होगी तभी तो आप पीछे गिरोगे, जान होगी तो आगे बढ़ोगे ना। अरे बात समझ में, अगर आप में जान होगी, ताकत होगी तो आप जोर लगा के आगे बढ़ोगे, ताकत नहीं होगी तो पीछे फिसल जाओगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है भाई, जब किसी चीज को पीछे जाने से रोकना पड़ रहा है कि वो पीछे नहीं चल रहा है, मीन्स उसमें ताकत नहीं है ना, तो ताकत में लो प्रेशर ही तो चलेगा। समझ रहे हो बात को भाई, जिसमें जान होती है वो आगे बढ़ जाता है, जिसमें जान नहीं होती वो पीछे चला जाता है। अरे बात समझ में। तो क्योंकि जब दरवाजे लगा रखे हैं, वेल्स लगा रखे हैं ताकि पीछे नहीं जाए, तो इट मीन्स उसमें जान नहीं है ना, जाने तो ब्लड लो प्रेशर पे फ्लो कर रहा है। तो जब ब्लड लो प्रेशर पे फ्लो करेगा तो पीछे जा सकता है। इन वेन्स, क्योंकि वेन्स में ब्लड हमेशा लो प्रेशर में फ्लो करता है, इसलिए ब्लड का पीछे आने का खतरा बढ़ जाता है। तो भगवान ने क्या करा कि यार क्यों ना समस्या से छुटकारा दे दिया जाए और वेन्स के अंदर वेल्स लगा दिए जाए। तो ये वेल्स क्या करते हैं कि ब्लड पीछे नहीं आ जाए, उसको पीछे आने से रोकते हैं। तो उसका आंसर आएगा लो प्रेशर। वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है बच्चों, लो प्रेशर में फ्लो करता है, इसलिए वहां पर वेल्स जो हैं दिए गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन विद एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर 7th क्लास के बच्चे को भी पता है। ठीक है, तो सिस्टोल का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है यहां पर रिलैक्सेशन। तो यार इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी प्रेशर बढ़ेगा, और डायस्टोल यानी रिलैक्स यानी प्रेशर घटेगा। ठीक है, सिस्टोल का मतलब यार कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी प्रेशर बढ़ेगा। भाई गुब्बारे को जब आप पानी से भरे हुए गुब्बारे को दबा दो तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा ना, कम थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे सिस्टोल से यार मुझे बात समझ में आ रही है कि यार यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो प्रेशर है वो यार बढ़ेगा। ये बात तो सर हमें समझ में आ गई। अब हाई प्रेशर देखिए दोनों में से कहां पर आ रहा है, अपन देखें यार। इस केस में देखिए, फर्स्ट केस तो हो ही नहीं सकता, सेकंड केस में बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, थर्ड केस भी नहीं हो सकता। नहीं याद है तो भी आप निकाल सकते हो ऑप्शन ए। वैसे तो आपको लर्न है भाई 120/80 mm ऑफ एच होता है, एच का मतलब होता है मरकरी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर नहीं भी पता तो अपन ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, या स्टोल हो रहा है यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन यानी पहला तो हाई प्रेशर आएगा। तो इन चारों में अपन देखें तो हाई प्रेशर किस में आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है। तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। वैसे तो आपको लर्न है भाई 120/80 mm ऑफ एच होता है, नहीं भी लर्न तो आप थोड़ा सा मतलब दिमाग ला के इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को आते हुए भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। भाई बाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय लिवर इज स्टोर्ड विद इन द। तो बच्चे क्या करते हैं, देखिए बाइल होता है क्या है, बेसिकली बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जा रहा हूँ भाई, जो आपका रिवीजन है, जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए। तो बाइल का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल्स फंक्शन इज emulsification of fat। अब भाई फैट का इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, भाई फैट जो है उसको छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक कर देना, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कौन मदद करता है, बाइल मदद करता है। बाइल कौन बनाता है, लिवर बनाता है। लेकिन स्टोर कहां पर होता है, बाइल
चलिए अपन ऑप्शन ए पे जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। अरे भाई यूरिनरी ब्लैडर में कैसे स्टोर होगा, तो कॉमन सेंस की बात है। चलिए ऑप्शन बी पे अपन जाते हैं, गॉल ब्लैडर। बिल्कुल रंजीत ने बिल्कुल सही बता दिया, रंजीत कुमार नेताजी ने बिल्कुल सही बोला है। खैर मुझे पता नहीं नेताजी है नहीं है, उसका आंसर है ऑप्शन बी, गॉल ब्लैडर। बेसिकली लिवर जो बाइल बनाता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, फिर वहां से बाइल डक्ट के द्वारा ये अपने टारगेट साइट तक पहुंचा दिया जाता है। तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, गॉल ब्लैडर। बच्चे आमतौर पे क्या गलती करते हैं, बच्चे ऐसा बोलते हैं यार लिवर जो है वो बाइल बनाता भी है और स्टोर भी करता है। भाई आमतौर पर जहाँ चीज बनती है स्टोर भी वहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाइल बनता है लिवर के अंदर और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गॉल ब्लैडर। कोई पूछे सर बाइल का फंक्शन क्या होता है, तो बताना बाइल का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यहाँ पर इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट्स हैं उनको टाइनी 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 ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देना। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे बच्चों का जो मोटिवेशन है वो बढ़ता जा रहा है, बच्चे जो हैं बढ़िया कमेंट कर रहे हो। जब तक कमेंट, देखिए टीचर के लिए क्या होता है, टीचर के लिए उनका जो बच्चों का रेस्पॉन्स है वही मोटिवेशन होता है। जो टीचर होते हैं बच्चों, वो बच्चों के मोटिवेशन के लिए ही जीते हैं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा आके बोलता है सर पढ़ने में मजा आया, सर ये चीज आज हमें समझ में आ गई, तो वो हमारा दिन वहीं पर बन जाता है। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है यार, बच्चों को समझाना। रटता तो तोता भी है, तो हमें तोते थोड़ी ना बनाने हैं, हमें तो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना। जब बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वो खुशी खुशी कर जाता है और वहीं पे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। अब यहाँ पर मैं आप सबको देख नहीं सकता हूँ कि यार बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कमेंट के अंदर मुझे पता पड़ जाता है, मुझे फीलिंग आ जाती है कि यार बच्चों को समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते जाएंगे तो मुझे फीलिंग है कि यार बच्चों को समझ में आ रहा है, और जैसे जैसे बच्चों को समझ में आएगा तो वैसा ही मेरा मोटिवेशन यहाँ से बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, जय हो नेताजी की। चलिए नेताजी ने बिल्कुल सही बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। सर व्हाट इज, ठीक है अभी अपन वॉटसन्स डक्ट की यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, तो अपन उन्हीं बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपने सिलेबस के अंदर स्ट्रिक्टली गिवन है। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो बच्चे बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं क्रैश कोर्स के रिवीजन के लिए। तो अगर मैं कुछ ऐसे नाम लूंगा जिन बच्चे जिनसे वाकिफ नहीं, तो हो सकता है उनको जो मोटिवेशन है थोड़ा सा डाउन हो जाए। तो हालांकि ये जो टॉपिक्स है इनको भी आगे अपन डिस्कस करेंगे जब अपन कॉम्पिटिटिव के लेक्चर डालेंगे, तो आप सारे डट को अपन इजीली डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी अपन स्टिक रहेंगे टू दी एनसीईआरटी ओनली। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बट यूरिन इज नॉट पास्ड आउट कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ। ये जो बताएगा उसको मेरी तरफ से तालियां मिल जाएंगी। भाई नेताजी तुम अटेम्प्ट करना चाहोगे क्या? नेताजी वैसे सही आंसर दे रहे हैं। या सक्षम वार्ष्णे, कौन बताना चाहेगा यहां पर? ये जो है थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है कि भाई देखिए एक्सक्रीशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है समझना बच्चों, वैसे तो सबको पता ही है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। देखिए टॉक्सिक है तभी तो बॉडी से निकालेंगे, जब फायदा होगा तो अपन क्यों निकालेंगे। तो बेसिकली जो मेटाबॉलिक वेस्ट टॉक्सिक होता है उसी को अपन बॉडी से निकालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो जो प्रोसेस है यूरिनेशन का, वो एक्सक्रीशन का ही एग्जाम्पल है। अच्छा जो अपन पॉटी करते हैं या डेफिकेशन करते हैं, ठीक है पॉटी ही करते हैं तो जिसको डेफिकेशन बोलते हैं अपन, वो एक्सक्रीशन के अंदर न आके ईजेशन के अंदर आता है, क्योंकि उसके अंदर अपन अनडाइजेस्टेड फूड को पास आउट करें, सो दैट इज कॉल्ड ईजेशन और डेफिकेशन। लेकिन जो यूरिनेशन है जो अपन टॉयलेट करते हैं वो एक्सक्रीशन के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि जो यूरिनेशन होता है उसमें अपन यूरिन पास आउट करते हैं, और जो यूरिन होता है वो बना होता है आम तौर पे, मोटे मोटे तौर पे यूरिया प्लस वाटर प्लस अदर सब्सटेंसेस। तो जो मेन इसका कंटेंट होता है वो होता है यूरिया, जो कि एक टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट है। इट इज अ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। भाई आप जो भी प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, यूरिया बनता है, और ये यूरिया पानी के साथ मिलकर यूरिन बन के बॉडी से पास आउट हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? आ रही है बात समझ में? अपन जो भी प्रोटीन खाते, देखिए प्रोटीन खाना बहुत ही जरूरी है। तो ये अपने आप पे डाइट का बहुत, डाइट जो है डाइटिंग जो अपन करते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक, इसके बारे में डिस्कस करना चालू करूंगा
तो 1 घंटा के 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो इतना सा ध्यान रखिए भी अपन अपनी डाइट में जो भी प्रोटीन खाते हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो एग हो, नॉन वेज हो, उसमें से जो भी प्रोटीन अपनी बॉडी को मिलता है तो वो मेटाबोलाइज होता है। जब वो मेटाबोलाइज होता है बच्चों, तो उसका एक टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, जिसको जो यूरिया के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि टॉक्सिक है तो उसको बॉडी से निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये काम कौन करती है? काम करती है अपनी किडनी। उस यूरिया को अपने ब्लड से फिल्टर, देखिए किडनी वाटर को फिल्टर नहीं करती है। कई बार बच्चे लिखते हैं यार व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? वाटर फिल्ट्रेशन। किडनी कोई वाटर प्योरीफायर थोड़ना है। किडनी ब्लड को प्योरीफाई करती है और उसमें से यूरिया को निकालते हैं। यूरिया को पानी के साथ मिला के यूरिन बनता है, जो कि आप अपनी बॉडी से पास आउट कर देते हो। तो उसका आंसर क्या आएगा? देखिए मैं देखता हूं, बच्चों ने आंसर दिया है ए, बिल्कुल सही है। ए इसका आंसर सही। देखिए कैसे, अपना एक्सक्रीशन तो कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन टॉयलेट अपन कंटिन्यूसली थोड़ना जाते हैं। आप बाथरूम में थोड़ना कंटिन्यूसली रहते हो कि हम कंटिन्यूसली एक्सक्रीशन चल रहा है तो हम भी मतलब अपना काम जारी रखेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्योंकि भगवान भी सोच समझ के अपनी बॉडी को डिजाइन करते हैं। भगवान ने क्या करा? यूरिनरी ब्लैडर डिजाइन करी। अब यूरिनरी ब्लैडर अप्रोक्सीमेटली 450 ml के आसपास जो यूरिन स्टोर करती है। तो जब तक वो 400 साढ़े 400 ml तक नहीं भर जाती, तब तक अपन आराम से अपना काम कर सकते हैं। जैसे वो यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो अपने माइंड में सिग्नल आता है यार अब यूरिनेशन करना है, तो अपन जो है फिर सर मी आई गो टू टॉयलेट करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो जो टाइम होता है यूरिनरी ब्लैडर के भरने का, उसको अपन यूज करते हैं टू कैरी आउट अवर डे टू डे एक्टिविटीज। तो इसमें इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं इसका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को वो आपको पकड़ में आया होगा। चलिए सीमा अग्रवाल भी आई है, तो अपन आगे बढ़ते हैं अब। नाउ किडनीज आर द ओनली ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, देयर वर्क इज सप्लीमेंटेड बाय। देखिए पहले आप समझिए सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है। शब्दों को समझा कीजिए बच्चों, रटना नहीं है। बायोलॉजी ऐसा लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों कि बायोलॉजी में आपको रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। पढ़ना तो यार फिजिक्स में भी पड़ता है, केमिस्ट्री में पड़ता है। केमिकल रिएक्शन नहीं याद करते क्या? फिजिक्स में फॉर्मुला डेरिवेशन नहीं याद करते? करते हो ना, बट कॉन्सेप्ट वहां पे भी होते, कॉन्सेप्ट बायोलॉजी के अंदर भी होते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है और समझाने वाला है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा आ जो है वो बोल रहा है वी वांट एनटीएसी बिहार एनालिसिस। बेटा आपका जो मैसेज है वो पहुंचा दिया जाएगा मैनेजमेंट तक, और जैसा भी होगा हम उसी अनुसार जो है डिसीजन ले लेंगे। किडनीज आर नॉट द ओनली ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, देयर वर्क इज सप्लीमेंटेड बाय। देखिए सप्लीमेंट का मतलब होता है गैप को फुलफिल करना। अब इसको ऐसे समझिए आप कि भाई आज आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो बोर्ड्स के लिए अपने आप में कंप्लीट गाइड होती है, लेकिन आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो आपके लिए उसके लिए एक एक्स्ट्रा बुक लेनी पड़ेगी। तो वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो गैप है जो कि एनसीईआरटी फुलफिल नहीं कर पा रही है, उसको आप किससे फुलफिल कर रहे हो? एक नई किताब से फुलफिल कर रहे हो। तो वो किताब किसकी तरह काम करेगी? सप्लीमेंट की तरह काम करेगी। समझ रहे हैं बात को? वो जो किताब होगी जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आपने खरीदी है, वो सप्लीमेंट की तरह काम करेगी। तो क्या कर रही है? वो आपकी मदद कर रही है आपके गोल तक पहुंचने के लिए, लेकिन आपको गोल को हासिल कौन करवा रही है? एनसीईआरटी करवा रही है। तो किडनी जो है आपका मेन काम करती है एक्सक्रीशन का, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक्स्ट्रा मदद कौन करता है? स्किन करती है। तो इसका आंसर आएगा स्किन, क्योंकि स्किन से अपन क्या करते हैं? पर्सपिरेशन करते हैं। पसीने की फॉर्म में बॉडी से जो है बच्चों कई सारा वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो हालांकि जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो तो किडनी ही होती है, लेकिन उनका जो वर्क सप्लीमेंटेड होता है, फिर सपोर्टेड होता है, किसके द्वारा होता है? स्किन के द्वारा होता है। तो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बायोलॉजी भी कम नहीं है प्यारे बच्चों, समझाने वाला चाहिए और समझने वाला चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन 15, what happens to the air as it passes through the nasal cavity? हवा को क्या होता है जब वो नेजल कैविटी से पास होती है? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। नेजल कैविटी क्या होती है भाई? ये ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया भाई, यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात यहाँ पर हो रही है। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है प्यारे बच्चों, उसके अंदर आगे जो अपने नोज के आगे जो दो होल्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं जल्दी बताइए? नॉस्ट्रिल। अब नॉस्ट्रिल के पीछे जो एम्प्टी स्पेस होती है, जो बिग स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। अब जब एयर पास होती, इसलिए बच्चों में आप अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आएगी ये बात कि यार मुंह से सांस क्यों नहीं लेनी चाहिए। जो बड़े बूढ़े लोग अपन को बोल के गए यार मुंह से सांस मत लो, खाना खाते टाइम बात ना करिए,
आलती पालती मार के खाइए, ये सब बहुत साइंटिफिकली प्लांट चीज़ें हैं जिनको आज की जनरेशन थोड़ा सा समझ नहीं पाएगी, लेकिन जब कोई समझाने वाला मिलेगा प्यारे बच्चों तब उनको ये बात समझ में आ जाएगी। अब बच्चों इसमें आपको समझना होगा कि जब एयर नेजल कैविटी से पास होती है तो क्या होता है। चलिए, फिल्टर्ड इन द नॉस्ट्रिल, बिल्कुल सही बात है, फिल्ट्रेशन होता है इसका अनवांटेड पार्टिकल्स का। दूसरा, मॉइस्टन्ड बाय द म्यूकस, मॉइस्ट भी होती है, बिल्कुल सही बात है। वार्म्ड टू दी बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल ये भी होती है। तो आपकी जो नेजल कैविटी वो मल्टीपल काम करती है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके नेजल कैविटी में हेयर भी होते हैं और म्यूकस भी होती है। हेयर क्या करते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, और जो म्यूकस करते हो क्या करती है, उसको थोड़ा सा वार्म कर देती है। तो बस इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि जब आप मुंह से सांस लेते हो तो ये तीनों चीजें नहीं हो पाएंगी, और जब नाक से सांस लेते हो तो तीनों चीजें हो पाएंगी। तो इसलिए अपनी बॉडी बहुत ही सोच समझ के डिजाइन की गई है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन से आपको एक मैसेज मिलता है कि जो सांस लेते हैं अपन को नाक से लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुंह से लेने से क्या होता है, एयर जो होती है वो फिल्टर होके नहीं आती, एक ऑप्टिमम लेवल में एयर जो होती है अपनी बॉडी में नहीं पहुंच पाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस आफ्टर वी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन। ठीक है, अपनी जो बॉडी होती है उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। एक्सरसाइज कर रहे हो यानी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो ना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे बनेगी, जब ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, ज्यादा ऑक्सीजन आएगी तो रेस्पिरेशन एफिशिएंट होगा। तो आवर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, आवर बॉडी नीड्स टू रिप्लेस द एनर्जी यूज्ड, बिल्कुल सही बात है, एनर्जी रिप्लेस होगी तभी तो नई एनर्जी आएगी। ऑप्शन सी, आवर बॉडी नीड्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, इसका भी आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ज्यादा कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना है। चलिए, बच्चों के कमेंट्स जो हैं वो थोड़े से कम मुझे लग रहे हैं। बच्चों देखिए, मोटिवेशन डाउन जाएगा तो मजा सा जो है वो कुछ कम हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ बच्चों का मोटिवेशन ही, बच्चों के कमेंट्स ही हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। बच्चों के कमेंट्स कम तो सर का मोटिवेशन डाउन। अगर मोटिवेशन डाउन होगा तो आगे क्रैश कोर्स में कैसे मजा आएगा। आ रही है बात समझ में, एनर्जी रेप्लीकेट होती है बच्चों। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फीचर्स मेक एल्वियोलाई सुटेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए एल्वियोलाई क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, 7th क्लास से पढ़ते हुए, दे आर दी बबल्स लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ गैसेस सेक्शन। जो एल्वियोलाई होते हैं बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और आपके लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। Alveoli are the tiny balloon-like structure which increases the surface area of lungs, which help in efficient exchange of gases. तो इनमें से कौन सा फीचर जो है प्यारे बच्चों एल्वियोलाई को बेस्ट बनाता है लंग्स के लिए। काम क्या है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अपन को इस पर फोकस करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे बढ़िया हो सकता है। पहला, दे फॉर्म अ लार्ज सरफेस एरिया, आपने डिस्कस किया, लार्ज सरफेस एरिया होता है। दे हैव अ वेरी थिन वॉल, अब थिन वॉल होगी तभी तो गैस इजीली एक्सचेंज होगी। मैं बोलूं यार मैं मोटी सीमेंट की दीवार खड़ी कर दूं तो कैसे तुम आर पार हो पाओगे, जब दीवार पतली होगी तो आर पार होना आसान हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे भी लागू होती है, जितनी वॉल थिन होगी उतनी ही इजीली गैसेस जो होंगी वो एक्सचेंज हो पाएंगी। दे आर कवर विद ब्लड, ऑब्वियस ही बात है, ब्लड कैपिलरीज होगी तभी तो ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए, नेताजी गायब हो गए हैं। हाँ, आ गया मेरा रंजीत कुमार नेताजी, यही लगे हुए हैं धार पे, लगता है चुनाव यही जीतेंगे। Which of the following is the common phase between aerobic and anaerobic respiration? बहुत सिंपल सी बात है, पहले ही मैंने आपको बता दिया ग्लाइकोलाइसिस। जो पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें मैंने आपको बताया ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोलाइसिस। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। बहुत इजी है, समझाने की ज्यादा नीड नहीं है इसको, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं अपन। Which of the following enzymes helps in the curdling of milk? ये जो एंजाइम होता है ये छोटे बेबीज में पाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे आमतौर पे दूध ही पीते हैं। जो बेबी इन्फेंट्स होते हैं, 1 साल का बच्चा जो 1 साल के आसपास का होता है, थोड़ा सा उससे हल्का फुल्का बड़ा होता है, उसमें रेनिन नाम का जो एंजाइम होता है वो पाया जाता है। ये क्या करता है,
मिल्क को कर्डल करता है, यानी मिल्क को जमा देता है, थोड़ा सा सॉलिडिफाई कर देता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, समझना कॉन्सेप्ट को। भाई जो मिल्क होता है लिक्विड होता है, लिक्विड बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है। तो बच्चा जब दूध पिएगा तो मिल्क फटाफट से डाइजेस्टिव सिस्टम से आगे मूव कर जाएगा, तो उस बेबी को उसको डाइजेस्ट करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रेनिन होगा ये क्या करेगा, उस मिल्क को सॉलिडिफाई कर देगा। जब मिल्क सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने के लिए, जिसकी बदौलत क्या होगा कि वो इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा। तो ये आमतौर पे छोटे बच्चों में ही पाया जाता है, रेनिन एंजाइम। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर कौन मेजर करता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। कई बच्चे बोले थे स्टेथोस्कोप भी तो होता है, अबे स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुनते हैं, वो तो डॉक्टर कान में ला के आपके दिल पे लगाता है ना, वो होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, अभी जो मौसम ऐसा चला है इसमें बच्चों को दिल ज़्यादा याद में आ रहा है, लेकिन क्रैश कोर्स भी चल रहा है बच्चों साथ में, तो अपन को इस पर भी फोकस करना है। तो जो ब्लड प्रेशर जो मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, और जो हार्ट बीट जिससे डॉक्टर सुनता है वो होता है स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पर हार्ट को भूल जाइए, हार्ट बीट को भूल जाइए, वो अपने आप इनवॉलेंटरी आपका दिमाग चलता रहेगा। अपने दिमाग को लगाइए इस क्वेश्चन के ऊपर, जिसका आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। इतना लंबा सा नाम है कि बोला भी नहीं जाता, स्पेलिंग लर्न कर लेना, स्फिग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर आसान है, स्फिग्मो लर्न कर लेना, ठीक है। तो टीचर भी स्पिग्मो ही देखता है कि स्पिग्मो की स्पेलिंग सही है, सही है तो बच्चे ने सही ही लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं, समय की कमी यहाँ पर है, मटेरियल बहुत सारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ऑल द टाइम। यार मैं तो यही सही लग रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर भी प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द नाइट एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे। पहली बात तो बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो रेस्पिरेशन होता है ना वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, चाहे रात हो चाहे दिन हो रेस्पिरेशन चलता है। अरे भाई तुम जब रात को सोते हो तुम भी तो रेस्पिरेशन करते हो ना, करते हो नहीं करते हो यार, लिख दो एक बार सर रेस्पिरेशन करते हैं। तो प्लांट्स क्या लिविंग नहीं है क्या, प्लांट्स भी तो लिविंग होते हैं, प्लांट्स भी रेस्पायर करेंगे ना, तो रेस्पिरेशन क्यों बंद हो जाएगा, रेस्पिरेशन तो 24 घंटे चलता है। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ऑल द टाइम। अरे भाई रात को कौन से ग्रह पे ये पेड़ उग रहे हैं जो रात को सूरज चमक रहा है, ये भी हो जाएगा गलत। प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल, ये पता नहीं कौन से जमाने की बात हो, इसका आंसर है ऑप्शन ए। भाई फोटोसिंथेसिस तो दिन के समय ही होगा, क्योंकि जो सूरज चमकता है वो दिन के समय चमकता है। और जो रेस्पिरेशन होता है वो 24 आवर्स चलेगा, क्यों, क्योंकि प्लांट्स अलाइव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर इन एनर्जी टू सस्टेन देयर बॉडी टू कैरी आउट देयर डे टू डे एक्टिविटीज। चाहे वो ग्रोथ हो जाएगी, चाहे वो सेल डिवीजन हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, एनर्जी हर चीज़ के लिए चाहिए होती है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो सीमा है उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और रंजीत ने पहले ही आंसर इसका दे दिया था। तो बेसिकली दो बच्चे ही मुझे यहाँ पर एक्टिव दिख रहे हैं, एक तो रंजीत है, एक सीमा, और बीच बीच में पलक जो है वो भी आंसर दे रही है। तो बच्चों आपका जो एक्टिव मोड होगा वही सर का मोटिवेशन मोड यहाँ पर होगा। लेक्चर हालांकि खत्म होने वाले, लेकिन मोटिवेशन यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए। अब थोड़े से बच्चों मैंने यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो जो जो मुझे लगा यार थोड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों को डिस्कस करा देने चाहिए, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने डिस्कस करे हैं। तो अंत तक बने रहिए, अगर आपको इस टॉपिक का पूरा लाभ उठाना है, इस लाइव लेक्चर का पूरा लाभ उठाना है, तो आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अपन कुछ ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी के ही है, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है। तो वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो पहले अपन भाई को ले आते हैं। भाई पहली बात तो वह डिफ्यूजन आ रहा है, दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ रहा है। भाई तो ये बात मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो बॉडी सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट एयर के संपर्क में नहीं होते। हाँ ऊपर ऊपर के जो है स्किन के वो तो एयर के कांटेक्ट के अंदर होते हैं, लेकिन सारे सेल एयर के कांटेक्ट में नहीं होते। तो अगर मैं बोलूँ यार डिफ्यूजन के द्वारा मैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करूंगा तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतने टाइम में तो इंसान जो है वो रवाना हो जाएगा। तो इसलिए अपनी बॉडी में डिफ्यूजन जो है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अपने बॉडी के जो सारे सेल होते हैं वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में नहीं होते। तो इसलिए अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होता है जो कि ब्लड परफॉर्म करता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड नहीं होगा तो डिफ्यूजन में काम नहीं कर पाएगा। तो आवर बॉडी के अंदर जो डिफ्यूजन है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है।
आइए बच्चों बात समझ में, मरकरी पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन 2, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम लल्लू क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उस लल्लू क्वेश्चन को एक बार पढ़ ही लेते। देखिए क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी आप रिएक्शन में लिखते हो, जो रिएक्शन में कुछ भी दिख रहा है वो सब लिख दो, वो सब रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन प्रोडक्ट से पहले पहले, ठीक है। तो पहला आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी भाई? हवा में से ही तो मिलेगी, फ्रॉम द इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर। कहाँ से? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। दूसरी बात, वाटर कहाँ से लेगा भाई? रूट एब्जॉर्ब करेगी सॉइल से, सिंपल सी बात है, फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स। थर्ड है सनलाइट। सनलाइट कौन देगा यहाँ पे? मून तो देगा नहीं, सन ही देगा। यहाँ पे आ जाएगा आंसर सन। ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल जो होता है बच्चों, वो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें आपकी लीफ भी आ सकती है और कुछ ग्रीन यंग ब्रांचेस भी आ सकती हैं। रिस्पॉन्डिंग ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। हमेशा ऐसा नहीं है कि यार ये भी जो ग्रीन लीव्स है उसी में होता है भाई। जो हर्ब्स होती हैं जिनकी ग्रीन ब्रांचेस होती हैं, ग्रीन स्टेम होती हैं वैसे, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करती है। तो जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होगा। और जहाँ पे ग्रीन कलर मीन्स वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट है तो बच्चों क्लोरोफिल भी यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, जल्दी से आ जाए बेटा। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक? भाई ये क्वेश्चन तो आमतौर पे पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक? एसिड के दो रोल होते हैं बच्चों। पहला तो होता है कि अपने मीडियम को, जो भी अपन ने खाना खाया है, अपने पेट के अंदर जो मीडियम है उसको एसिडिक बना दे। जब मीडियम यहाँ पर एसिडिक होगा तो जो एंजाइम पेप्सिन है वो एक्टिव हो जाएगा और प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट कर देगा। दूसरा, अपन जो भी खाना खा रहे हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया है उसको किल कर देना। काश ये वायरस को भी किल कर देता तो कोरोना वायरस का इतना झंझट ही नहीं होता। ना बच्चे घर पे बैठते, ना हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता, ना ही पूरी इकोनॉमी डाउन जाती, ना ही मोदी जी का नाम जो है वो अफेक्ट होता है यहाँ, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली काश यहाँ पे मैं वायरस लिख पाता तो आज इतनी समस्याओं का हमने सामना करा है वो करना ही नहीं पड़ता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। जो अपना एसिड है वो वायरस को नहीं मार सकता, सिर्फ बैक्टीरिया को ही मारता है। तो जो वैक्सीन आने वाली है उसको समय पे लगवाना ना भूलें। जो भी दिशा निर्देश हैं उसको फॉलो करते हुए आपको वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन से ना घबराएं, फ़ोन करते जाते हैं वैक्सीन से ना घबराएं, वैक्सीन सुरक्षित है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? सिंपल सी बात है, फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो जो भी अपन खाना खाते हैं बच्चों, ठीक है, लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज को लिखना कैसा है। जो भी अपन खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता है, ठीक है। आपने रोटी खाई, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, ठीक है, प्रोटीन होता है, कुछ वाइटामिन मिनरल्स होते हैं, रफेज होता है। खैर रफेज का डाइजेशन नहीं होता, बट जो भी फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ना इसको यूज कर सकती एज इट इज, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, जो कॉम्प्लेक्स, आप रोटी को ब्लड में डालो जाएगी क्या? क्या बॉडी इसको यूज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो अपने बॉडी के एंजाइम्स क्या करते हैं, उस फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाए और आपके बॉडी के सेल इसको यूज कर पाए फॉर लॉट ऑफ पर्पसेस। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी काल्पनिक क्वेश्चन नहीं है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो उन्हें ध्यान से सुनना और अंत तक बने रहना। ना ही कमेंट्स कम होने चाहिए, ना ही करंट व्यूअर्स कम होने चाहिए, मोटिवेशन बढ़ना चाहिए। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? भाई जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे एब्जॉर्ब करती है? सर हम आशुतोष हैं। चलिए ठीक है, नेताजी ने अपना नाम रिवील कर दिया कि ये आशुतोष हैं, ठीक है। हम तो डर गए थे कि राहुल गांधी तो नहीं है ये, लेकिन ये तो आशुतोष जी हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा, ठीक है। हाँ, तो हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? बहुत सिंपल सी बात है, ये क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती। बहुत सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया बच्चों आपको पता है क्या होता है, ठीक है। और सरफेस एरिया को बढ़ाने में कौन हीरोइन की मदद करता है? विल्ली। विल्ली वो हीरो है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ये इस सरफेस एरिया की मूवी का जो बाहुबली है, सरफेस एरिया की मूवी का जो बाहुबली है वो है विली। ये विली क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इफेक्टिव होता है। यार इतना पैसा महंगाई वैसे ही बढ़ गई है,
पैसा ला के आप राशन लेके आ रहे हो, फिर मम्मी मेहनत करके उसको बना रही है, फिर आप उसको खाने की मेहनत कर रहे हो, बॉडी डाइजेस्ट करने की मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत के बाद जब एब्जॉर्प्शन ही पूरा नहीं हो रहा तो सब बेकार हो जाएगा ना। तो ये चीज़ भगवान को समझ में आ गया, बच्चा ये जो इंसान है बेचारा मेहनत बहुत कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, विल्ली बना दी। विल्ली ने क्या करा, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसका मैक्सिमम और बेस्ट एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितने क्वेश्चन बच रहे हैं यहाँ पे। ये बच्चों क्वेश्चन समझने लायक है, इसलिए मैंने कहा था अंत तक बने रहना। अच्छे क्वेश्चन अंत तक आएंगे तो व्यूज कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने लेक्चर बीच में छोड़ दिया तो जो मजा आने वाला है वो नहीं हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने अंत के लिए रखे थे, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो राइट बच्चे, उनको पूरा का पूरा फायदा यहाँ पर मिल सके। ठीक है, चैट को बंद मत करो, चैट को चलने दो। सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा कोई नहीं कि भाई चैट बॉक्स अपनी बंद होनी चाहिए, हमें सुनना है, नहीं, कमेंट चलते रहने चाहिए। ठीक है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। देखिए सरल भाषा में क्या बोल रहा है भाई, जो जानवर जमीन पे रहते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है उन जानवरों के मुकाबले जो पानी में रहते हैं रेस्पिरेशन को लेके। बहुत सिंपल सी बात है, जो जानवर अर्थ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, तो वो हवा से घिरे हुए हैं, और हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो पानी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ध्यान से सुनना, जो जानवर लैंड पे रहते हैं वो एयर से घिरे हुए हैं, और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो पानी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अपन क्या ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसलिए अपन जो भी सांस लेंगे उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में आएगी, तो अपना जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो नॉर्मल होती है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट से घिरे हुए नहीं होते, तो उनकी रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो हाई होती है, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है वो ना हो पाए। आप समझ रहे हो बात को भाई? जहाँ पर आपको अब लैंड पे रह रहे हो तो ऑक्सीजन फुल है तो इतना एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, लेकिन पानी में एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ेगा, तो उनकी जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो थोड़ी सी हाई होती है। ठीक है बच्चों, अब मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और है बच्चों। तो वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, तो वही बात कर रहा है भाई, दाल में से जो है अपन कचरा क्यों बीनते हैं, या फिर चावल बनाने से पहले कचरा क्यों बीनते हैं, गेहूं घर में आता है उसमें से कचरा क्यों बीनते हैं, वही बात इसने यहाँ पर कर दी। भाई कचरा क्या है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आप चावल खा रहे हो और उसके अंदर बार बार कंकड़ पत्थर आए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो आपकी बॉडी में जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, इसलिए जरूरी है भाई, क्योंकि देखिए जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स वो जानवर होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। तो वो एनिमल्स जिनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड होते हैं, जिसमें आपके मैमल्स आ गए, और बर्ड्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होते, लेकिन बर्ड्स भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी को खर्च करते हैं। मैमल्स और बर्ड्स बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी को खर्च करते हैं। तो एनर्जी कहाँ से आती है? रेस्पिरेशन से आती है। रेस्पिरेशन कब होगा इफेक्टिव? जब ऑक्सीजन इफेक्टिव आएगी। और ऑक्सीजन इफेक्टिव कब आएगी? जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में सेपरेट होकर चलेंगे। तो जब सेपरेशन होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग, तो मिक्सिंग नहीं होगी तो प्योर ऑक्सीजन जाएगा, प्योर ऑक्सीजन जाएगी तो बढ़िया रेस्पिरेशन यहाँ पर होगा। लेकिन जहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी तो यहाँ पर मजा खत्म हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगी ऑक्सीजन, फिर कम ऑक्सीजन जाएगी तो फिर रेस्पिरेशन की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी। अब जब रेस्पिरेशन की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी तो बच्चों बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में समस्या आएगी, क्योंकि मेन मुद्दा ही बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का यहाँ पे, क्योंकि जब एक्स्ट्रा बॉडी काम करी तो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी, और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी तो एक्स्ट्रा फीचर होगा, और वो एक्स्ट्रा फीचर क्या है बच्चों? सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ रहे हैं। What are the methods used by plants to get rid of excretory product? ये ऐसा क्वेश्चन है जो आमतौर पे हमेशा घुसा दिया जाता है और इसके आंसर भी लर्न नहीं रहते हैं। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि फटाफट से इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में उतार लीजिए और इसको लर्न कर लें। देखिए मैं आपको रीड कर देता हूँ। सबसे पहले प्लांट्स के पास जो गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं उसको स्टोमाटा के थ्रू एक्सक्रीट आउट करता है। दूसरी बात, ठीक है, जो स्टोर्ड सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है, अब प्लांट के पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता नहीं है जो वो जाके टॉयलेट कराएगा या फिर जो बाथरूम में जाके मतलब पी लेगा घर में, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करता है, जो भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट उसकी बॉडी में स्टोर है उसको अपने ऑर्गन्स को गिरा के रिलीव कर देता है। जैसे लीव्स गिरा देगा तो वेस्ट मटेरियल हट जाएगा, बार्क गिरा देगा तो वेस्ट मटेरियल हट जाएगा,
फ्रूट गिरा देगा तो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो हट जाएगा। तो इस तरीके से ये वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है। थर्ड, प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय सीक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन। जिनको आप खाते हो ना चस्का लेके, और जिनको आप यूज करते हो, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर वो होता है। एक जय यादव आया, हेलो बेटा, आप पता नहीं पहले जुड़े हुए थे नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए, बट कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को वापस से देख पाएंगे। नाउ कमिंग टू फोर्थ, प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इन द सॉइल। ये बहुत ईजी है, ये तो मुझे हमेशा याद रहता है भाई, सॉइल में ही रिलीज कर देता है भाई, जिससे लिया उसी को लौटा दिया। तो इन 4 पॉइंट्स को बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए। देखें, कमिंग टू इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड कमिंग टू सिंसियरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो और ये आपको लर्न कर लेना। 4 ही पॉइंट्स है, 4 ही पॉइंट्स आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आज का जो लेक्चर उसमें आपको बहुत मजा आया होगा। देखिए, मेरी कोशिश पूरी यही रहती है कि मैं लोगों का ये मिथ ब्रेक करूं कि यार बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है। बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट न था, न है, न रहेगा। बायोलॉजी में भी समझना पड़ता है, ये मैंने आज इन MCQ से प्रूव कर दिया। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि आज के लेक्चर में आपको मजा भी आया होगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा जो चैनल है मोशन फाउंडेशन उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना, उसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज के इस लेक्चर में, इस लाइव लेक्चर में बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।